हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रवक्ता की तैयारी अब हमने शुरू करा दी है। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हमने हिंदी पढ़ानी पहले शुरू की है, हिंदी का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, साथ ही साथ और सब्जेक्ट्स भी चलते रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है, मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? अरे लेकिन ये जानने के लिए तो हमें पता होना चाहिए पहले कि उपसर्ग होता क्या है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले आइए डीपली जानते हैं एक बार होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो किसी भी भाषा में अवयव या शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी भी मूल शब्द में अगर उसके आगे से एक शब्द लगा दिया जाए, किसी भी मूल शब्द के आगे से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे उसमें क्या होगा, कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? आप उपसर्ग कहेंगे। ठीक है। जैसे आप किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, अ, अनु, आप, वी, या बहुत सारे तरीके के इसमें लगाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है, हमें अनु से क्या बनाना है? शब्द बनाना है। अनुप्रयोग मैंने एक शब्द बनाया, तो प्रयोग मेरे पास एक शब्द था, उसके आगे मैंने अनु लगा दिया जो कि उपसर्ग है। अब उसका जो मीनिंग है वो बदल के आ गया है। ठीक है। इस तरीके से जैसे एक शब्द मेरे पास है सफल, सफल मेरे पास एक शब्द है, तो इसके आगे मैंने अ लगा दिया, तो अब ये बन गया असफल। ठीक है। तो ये जो अ है ये क्या है? उपसर्ग है, जो कि इससे आगे, जो कि सफल शब्द के आगे लग के इसकी जो मीनिंग है उसमें क्या लाएगा? चेंज लाएगा। इसे बेसिकली क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हूँ। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट ना हो, बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, उसमें मैंने यही पूछा था आपसे कि उपसर्ग के मुख्यतः प्रकार कितने हैं। ठीक है। तो हिंदी में अगर बात करें तो उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, आप इसे कह सकते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, ठीक है, दूसरा है तद्भव उपसर्ग और तीसरा है आगत उपसर्ग। तो तत्सम तो आपको शब्द से भी समझ में आता है, संस्कृत में जो जनरली प्रयुक्त होते हैं। तद्भव जो जनरली अशुद्ध रूप तो होते हैं, क्योंकि संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं, तत्सम वाले जो होते हैं, उन्हें शुद्ध माना जाता है। ठीक है। और आगत अभी आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मैं आगत कहूँ तो आगत शब्द जो आपके होते हैं उपसर्ग में, वो क्या होते हैं? जनरली जैसे विदेशी भाषाओं से लिए गए हों, ठीक है, जिसमें अरबी फारसी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, ऐसे शब्द। ठीक है। अब इनके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला है तत्सम उपसर्ग, है ना। तो तत्सम उपसर्ग जो हो जाएगा, उसके शब्द किस तरीके के हो जाएंगे? जैसे मैंने आपसे कहा आगम, तो आ में गम जोड़ा हमने, तो हमारा बना आगम। ठीक है। जैसे अधिकार एक शब्द है, ठीक है, ये आपका तत्सम से मिलके बना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ रही हो। ठीक है। इस तरीके के शब्द। और अगर हम बात करें थोड़ा और तद्भव की बात करें, अगर तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे? तो तद्भव शब्द क्या हो जाएंगे? आप ऐसे समझ सकते हैं, तत्सम में तो क्या था, संस्कृत भाषा के साथ हिंदी भाषा के शब्द कुछ आ गए। ठीक है। तद्भव में क्या है कि मूलतः आप कह सकते हैं, वैसे तो ये जनरली क्या होते हैं, संस्कृत से विकसित होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हिंदी के मूल शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है। जैसे आप बहुत सारे वर्ड इसमें ले सकते हैं आप। जैसे हमने एक वर्ड लिया है यहाँ पे सपूत या कपूत। ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं आगत शब्द की। तो आगत शब्द क्या हो जाएंगे? उर्दू वगैरह से मिलके बनते हैं, जो विदेशी अंग्रेजी इनसे मिलके बनते हैं। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं खुश मिजाज। ठीक है। इस तरीके का वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आगत उपसर्ग। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चूंकि अब हमने उपसर्ग को जान लिया है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए उपसर्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं अंत्य प्रत्यय, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, किसकी? उपसर्ग की। अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिल जाएगी कि उपसर्ग जो होता है आपको पता है 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं अवयव या शब्दांश को भी हम उपसर्ग कह सकते हैं।
ठीक है, जिसमें से एक चीज़ होती है उप। उप का मतलब होता है आपका, आप कह सकते हैं समीप, मतलब पास। ठीक है, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि बनाना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो नज़दीक आके चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो उसका कुछ नया मीनिंग बनता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हूँ और समझ में भी आ रही हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द आपको एग्जाम्पल दिया, आ धन हार, तो ये बन गया आहार। ठीक है, प्रति धन दिन तो बन जाता है प्रतिदिन। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे ले सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। साथ ही साथ एक और डेफिनेशन हम याद रखेंगे। वो डेफिनेशन क्या है कि अगर आप कह सकते हैं, ये जैसे कि हमारा जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग को आदि प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रत्यय के नाम से? आदि प्रत्यय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारी किताबों में इस तरीके की डेफिनेशन एक दी भी गई है। ठीक है, उपसर्ग को क्या किस नाम से जाना जाता है? आदि प्रत्यय के नाम से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है उपर्स धन ग, उपधन सर्ग, उधन पसर्ग या उपस धन गर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है उपधन सर्ग से इस शब्द की क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते हैं खंड, सार्थक खंड, निरर्थक खंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उपसर्ग जो है इसके ना कोई सार्थक खंड, मतलब आप इसको कोई टुकड़ों में अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई सार्थक टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं आप इसे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो डेफिनेशन किताबों में इस तरीके से दी गई है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। ठीक है, या जिसका प्रयोग शब्द के आदि में होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उतक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष जो हमारे पास शब्द है इसमें उत आपका क्या है? उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, खाली उत नहीं, उत ये वाला। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न में। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? निस, निस, निस। ये बस 100 की ध्वनि अलग अलग आएगी सब में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है इसमें निस क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? ठीक है, जय में ऐसा क्या शब्द लगाए कि वो विलोम में बदल जाएगा? ठीक है, ये हमको उसमें बताना है। वी, परी, परा या अ। तो जय में अगर हम वी लगाएंगे तो विजय बन जाएगा, ये तो इसका विपरीत नहीं है। परिजय भी कुछ नहीं होता। पराजय क्या होता है? जय का विपरीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अजय भी नहीं होता है, अजय अमर तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, अपनापन, समझदार, लाभदायक। तो देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है उप जो है आपका ये क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, उपकार हो गया आपका क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है, और उप से बनने वाले और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, उपनयन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड। कमेंट सेक्शन में 2 वर्ड कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से, उप से जो बने हों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। मतलब जिसमें आपका उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित है जो शब्द, वो आपको इसमें क्या करना है? चूज करना है। तो संयोग भी उपसर्ग लगा है, अत्यधिक में भी अति उपसर्ग है। क्या क्या उपसर्ग है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विदेश में भी भाई वी है, उपसर्ग साफ दिखाई दे रहा है। तो संयोग में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बच गया हमारे पास सुरेश। सुरेश में कोई उपसर्ग आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अ, अंत, अति, अ। तो आई होप अति आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उपसर्ग इसमें है। अति से बनने वाले शब्द अति आवश्यक हो सकता है। ठीक है, और 2-3 शब्द आप कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अत्यधिक में कौन सा है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था उपसर्ग के 3 प्रकार मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें आपको पता करना है कि कौन सा उपसर्ग है, तत्सम, तद्भव, विदेशज या फिर देशज उपसर्ग। ठीक है, ये आपको इस प्रश्न में छांटना है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई जो थे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे उप शब्द लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये तत्सम उपसर्ग यहाँ पर को है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो प्रत्यय शब्द निर्मित है से पहले थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रत्यय शब्द जो है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रतिधन अय से मिलके बना हुआ है। और जबकि किसी पे आपके पास कोई शब्द है उसके पीछे से ये लगता है, यानी कि अंत में लगता है जनरली। ठीक है, शब्दों के साथ बाद में लगता है या पीछे से लगता है या अंत में लगता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, देखिए उपसर्ग 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, और प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी जो हमारी भाषा है इसमें 4 प्रकार के आपके प्रत्यय हैं, याद रखिएगा। संस्कृत प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और ई प्रत्यय के नाम से इन्हें जानते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के आपके क्या हैं यहाँ पे प्रत्यय हैं। तो अब हमसे पूछा है कि प्रत्यय शब्द जो है वो किससे निर्मित है, भाई ये बताओ। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन अय। ये याद रखेंगे, प्रतिधन अय से प्रत्यय का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ तक एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए कि मैम समझ आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा शब्द के अंत में। याद रखिएगा, शब्द के आदि में आपसे कहेंगे तो उपसर्ग आप लिखेंगे, मध्य वाला कुछ नहीं है, और शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, समास, अवयव, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जो जुड़ के भाव में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उपसर्ग तो पहले जुड़ते हैं। ठीक है, अब है अगला, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब प्रत्यय में आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर मैं बात करूं कुछ मूल प्रत्यय, हिंदी के जो प्रत्यय आपके होते हैं, एक कृदंत या कृत नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़ के नए शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसके, जैसे कि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना, देना, जलन, ये सारे इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रत्यय है, हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, इसमें कृदंत जो कि मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, ये आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय, कृत से ही याद रखिएगा, क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया के साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, ये मूल क्रिया के साथ इनको जोड़ा जाता है। कृत प्रत्ययों को मूल क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, तब जाके शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो कृत प्रत्यय को क्रिया के साथ जोड़ते हैं, कौ से कृत, कौ से क्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है, दैविक, सामाजिक, भौमिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सभी क्या है, एक प्रत्यय से बने हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दैविक भी एक से बना है, भौमिक भी और सामाजिक भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, आड़, इयत, आ या फिर ई। तो आप लोगों ने सुना होगा, अनुजा एक शब्द होता है, अनुज का जो स्त्रीलिंग होता है वो अनुजा होता है। ठीक है, तो आ इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, सन, सनसन, हट या फिर आहट। ये प्रश्न बहुत बार आया भी हुआ पेपरों में, तो आहट इसमें प्रत्यय है। ठीक है, जबकि है इजी सा लेकिन आ जाता है कभी कभी ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दासत्व में प्रत्यय है त्व, सत्व, व, तव। ठीक है, तो दासत्व शब्द है यहाँ पे, इसमें त्व हमारा प्रत्यय है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी आप प्रत्यय को तोड़ते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये याद रखना है कि आगे का जो वर्ड है वो सही सलामत आपको तोड़ के रखना है। दास एक शब्द होता है, ठीक है, उसको आपने तोड़ दिया, फिर आपने उसमें त्व जोड़ दिया, तो मतलब आगे का शब्द सही सलामत होना चाहिए, उसके पीछे से आप अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो तभी भी वो वर्ड की मीनिंग निकल के आनी चाहिए। ठीक है, जैसे सन, सनाहट में आपने जोड़ा सन सन, ठीक है, फिर धन आहट था, इस तरीके से। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट हम मोटिवेट हों और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। धन्यवाद।